हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सूरज बंसुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा 12th क्लास की नीट के लिए और अलॉन्ग विद द बोर्ड्स के लिए। आपको ये फिज़िक्स वाला के क्रैश कोर्स के लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। आप यदि फिज़िक्स वाला के लेक्चर कोर्स को परचेज़ करने के लिए कैपेबल नहीं हो तो आपको यहाँ पे मैं पूरी बायोलॉजी के लेक्चर के नोट प्रोवाइड कर दूंगा और उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके और आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सके। डॉक्टर मनीष दुबे इनके जो नोट्स है जो फिज़िक्स वाला क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं उनके बहुत ही अच्छे से और प्रिसाइजली बनाए गए नोट्स है। वो ऑलरेडी कोटा में पढ़ाई चुके हैं और आकाश में भी पढ़ा चुके हैं और अभी हमारे फिज़िक्स के क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए गए। यदि आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड, एचएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं और नीट के लिए तो अच्छे ही अच्छे हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और यदि आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा है तभी आप इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे पहले ऑल इसके लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब से या कहीं से, अभी आपको ऑलरेडी हो चुके हैं, और बाद में यहाँ पे आके इस नोट्स के लेक्चर से आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। तो ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली आपको पता है जैसे कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल प्राइमरी सेक्स टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमंस यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो आपको सबसे पहले इनका फंक्शन पता होना चाहिए। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। जैसे कि आपको पता है मेल में जो होती है वो टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल और सेक्स ऑर्गन दिए गए, उनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैचुरेशन ऑफ गैमेट्स। तो आपको ये याद रखना है और दोस्तों साथ ही साथ आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा ताकि आपको, यदि आप बाद में इसे रिवाइज़ कर रहे हो तो आपको ये अच्छे से रिवाइज होने में हेल्प हो सके। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो पूरी डायग्राम है आपको ऐसे से याद रखना है कि कहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, कहाँ पे यूरेथ्रा है, कहाँ पे टेस्टिकल है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं इसमें आपके साथ पूरी एनसीईआरटी भी कवर कर दूंगा और फिजिक्स वाला के जो पूरे के पूरे नोट्स है उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यदि मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर देता यूट्यूब पे तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ पे लिखा है, कहाँ से क्या पे लिखा है, तो आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। यदि आपको कोई थोड़ा सा भी इसके एक्सप्लेन कर दे तो बाद में आप इसे आपके मन से अच्छे से पढ़ सकते हो और इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the male reproductive system okay the male reproductive system is located in the pelvic region. It includes the pair of testes along with the accessory ducts, glands and external genitalia. तो फर्स्टली इतना छोटा सा पैराग्राफ है पर इसमें पूरा ये हिडन छुपा हुआ है। तो आपको पता है जैसे कि टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल्स में। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स, मेल में जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स है तो ये आपको यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है। जैसे कि रीटे टेस्टिस, वासा फ्रंशिया, इप्रीडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यदि आपकी एनसीईआरटी में जो बाजू में जो पैराग्राफ के बाजू में जो खाली जगह है उसको उसमें आपको ये अच्छे से लिख लेना है। यदि आपको याद ना हो तो आप इसे वहाँ पे लिख लीजिएगा। और जहाँ पे वेरी वेरी आईएमपी और क्वेश्चन के ऐसे जो सिंबल होंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको उस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि आपको पता है जो मेल में एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है उसमें इंक्लूडेड है कॉपर्स ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये जो डायग्राम दी गई एनसीईआरटी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से पढ़ के जाना है यदि आप नीट के लिए कर रहे हो। और बोर्ड्स के लिए भी आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड्स में भी आपको ये डायग्राम निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको पता है यूरेटर कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल कहाँ पे लोकेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे दी गई है, उसके बाद ये पेनिस यहाँ पे जो लोकेट किया गया है, उसके बाद यूरेथ्रा जो यहाँ पे दी गई यूरेथ्रा, उसके बाद ग्लांस पेनिस एंड फोरस्किन कहाँ पे क्या क्या लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिस है और ये स्क्रॉटम रहता है जिसमें टेस्टिस कवर रहता है, टेस्टिस को कवर किया हुआ रहता है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आपको इस एनसीईआरटी के डायग्राम से कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हमारे सर ने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें आगे समझाया था। ओके, तो चलिए आगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है और इसका स्क्रीनशॉट पहले आप सबसे पहले इसका निकाल लीजिएगा, बाद में आपको ये अच्छे से स्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको इस साइड से स्टार्ट करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको पूरी इस साइड से स्टार्ट करना है और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे आना है। ओके, तो यहाँ से आपको समझा देता हूँ। जो स्क्रॉटम रहती है आपको पता है, टू स्क्रॉटल सैक जिसके अंदर हमारे टेस्टिस रहते हैं। ये जो स्क्रॉटल सैक है उसी को अंदर से एक ऐसी गुबरनिकुलम कहते हैं उसको हम, जो मसल्स रहती है एकदम स्मूथ स्मूथ वाली, उसी को हम एक एक एक, एक हमें से नाम देते हैं कि गुबरनिकुलम कहते हैं उसी को।
ओके, ये अंदर टेस्टिस है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मेंशन किया गया है नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है डार्टोज मसल, ये जो रेड कलर में इंडिकेट की गई है, रेड कलर में, ये जो रेड कलर में इंडिकेट कर रहा हूँ उसे कहते हैं डार्टोज मसल। जो स्मूथ मसल रहती है मेल्स में, डार्टोस मसल कहते हैं उसे, जो स्मूथ रहती है। उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन है कि यहाँ पे मेंशन की हुई ग्रीन मसल, उसे हम क्रेमास्टर मसल कहते हैं। और ये स्केलेटल मसल होती है। ये मसल आपको एम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस पे आधारित, तो आप देख ही सकते हो। और यदि आप नीट के लिए कर रहे हो तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड रिमेंबर दैट। यदि आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो थोड़ा आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बट नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटिक कॉर्ड दिया गया है, ये जो पूरा पाइपलाइन की तरह ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से ऊपर क्या क्या निकलता है, ऐसे बाहर क्या क्या निकलता है, यहाँ पे दिया गया है। स्पर्मेटिक कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ क्रेमास्टर मसल, ये देखा हमने, ये ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है यहाँ से, क्रेमास्टर मसल। उसके बाद आर्टरी जाती होंगी ना अंदर, आर्टरी वेन। उसके बाद नर्व इम्पल जाते होंगे। उसके बाद वैसे लिम्फ वेन्स दिए गए, नर्व दिए गए, एंड वास डिफरेंस, यहाँ से वास डिफरेंस ऐसे बाहर निकलती है। ओके, यहाँ से ऐसे बाहर। तो ये यहाँ पे क्या क्या कंटेंट किया गया है। उसके बाद वैसे हम यहाँ पे दिए गए इनग्विनल हर्निया। तो आप सबसे पहले ये देख लिए इनग्विनल कैनाल किसे कहते हैं। यहाँ पे इनग्विनल कैनाल दी गई है। तो ये जो ऐसी एक कैनाल है, ये साइड में ऐसी, इसे इनग्विनल कैनाल कहते हैं। और इनग्विनल हर्निया इट इज़ अ डिसऑर्डर। आपको पता ही होगा, ये आपने देखा होगा, यदि आप किसी जिम में गए हो या कोई भी आप हेवी वेट चैंपियनशिप आपने कभी यूट्यूब पे या टीवी में देखा होगा, तो कोई भी आदमी ऐसे कमर पे पट्टा बांध के, ऐसे बड़ा वाला जो जाड़ा वाला पट्टा रहता है, और तभी वो हेवी वेट को उठाता है। यदि आप कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन हेवी वेट उठा रहा है और कमर पे उस पर कुछ अच्छे से पट्टा वगैरह नहीं बांधना पड़ता है, कमर पे नहीं, सॉरी, पेट पे बांधना पड़ता है, तो ऐसा मोटा वाला और जाड़ा वाला पट्टा रहता है, उसको आपको कमर पे बांधना पड़ता है। यदि आप उसे नहीं बांधते हो और हेवी वेट को उठाते हो, जो आपकी इंटेस्टाइन है क्या, उसका जो थोड़ा सा स्मॉल पार्ट आपके टेस्टिस में जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसलिए यदि आप भी कभी कभार कोई भी हेवी वेट उठा रहे हो, मेल्स हो, तो आपको कमर पे गया था यार, पेट पे ऐसा कोई भी ऐसा मोटा वाला या कोई सा भी पट्टा का पट्टा ऐसे अच्छे से बांध लेना है। ओके, तो यहाँ से आगे आप देख सकते हो इनग्विनल हर्निया आपको पता चल गया। क्वेश्चन बोले यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। ओके, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। तो इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, जो यहाँ पे लोकेट किया गया है, ये जो वास डिफरेंस बाहर निकलता है। उसके बाद ये एम्पुला दिया गया है, एम्पुला ऑफ डक्ट स्टोरेज ऑफ स्पर्म। एम्पुला ऑफ डक्ट्स है, इसे स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहते हैं, यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज रहता है। उसके बाद एम्पुला ऑफ डक्ट्स यहाँ पे ओपन होती है। ओके, एजैकुलेटरी डक्ट में एम्पुला ऑफ डक्ट्स ओपन होती है एजैकुलेटरी डक्ट में। तो यहाँ पे आपको पता है सेमाइनल वेसिकल जो पेड़ में रहती है, मतलब यहाँ इस साइड से एक होगी और वैसे इस साइड से एक होगी ऐसी, पर एक ही दिखाई गई है, तो आपको समझ लेना है पेड़ में होती है, मतलब दो होते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होती है, ये पूरे ऐसे मतलब ऐसे दो नहीं हो गए, यहाँ पे ओनली ये सिंगल है, यहाँ पे ओनली सिंगल है, जो बाहर से भी है और अंदर से भी है। तो ये ओनली एक ही सिंगल है, ये यहाँ पे दो नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दी गई है नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो पेयर में होती है और बीन शेप की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बीन शेप की, जो ब्लू कलर में इंडिकेट की गई है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया बल्ब ऑफ पेनिस, ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा दोनों साइड से, बल्ब ऑफ पेनिस। उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी आने वाला है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पूरा ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का, इसे हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। और जो उसके बाजू में दिया गया है यहाँ पे कॉर्पस कवर्नोसा। ओके, कॉर्पस कवर्नोसम, ये जो कॉर्पस कवर्नोसम, ये जो सिलेंड्रिकली है यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर के दोनों साइड से, उसे हम कॉर्पस कवर्नोसा कहते हैं। ओके, कॉर्पस, ओके सॉरी, कॉर्पोरा कवर्नोसा, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, ये दिख नहीं रहा ना छोटा है इसकी वजह से। कॉर्पोरा कवर्नोसा कहते हैं जहाँ पे ये सिलेंड्रिकल मसल्स है। और ये दोनों कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कवर्नोसा ये इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये दोनों भी इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा पूरी यहाँ पे इंडिकेट किया गया पूरा लाइनिंग से। उसके बाद यूरेजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हो, मेल्स में होते हैं। उसके बाद डक्ट्स यहाँ पे। उसके बाद ये यूरेथ्रल ओरिफाइस, जो ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ओके, और इसी को यहाँ पे जो ग्लांस पेनिस दिया गया है, जो पूरा ये ब्राउन ब्राउन कलर का, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ बाद में इसका मतलब फॉर्मेशन होता है कहाँ से, ये
कॉर्पस स्पोंजियोसम का ही एक आगे जाके एक ऐसा पार्ट बनता है ग्लांस पेनिस। सो आपसे क्वेश्चन आए तो ग्लांस पेनिस किससे बनता है, तो ये कॉर्पस स्पोंजियोसम से आगे जाके ये बनता है। ओके, और ये प्रिप्यूज जिसे फोरस्किन कहते हैं, जो फोरस्किन रहती है ग्लांस पेनिस को कवर करते हुए। तो ओके, आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी होगी। सॉरी, ये टेस्टिस में यहाँ पे टेम्परेचर आपको बताना भूल गया। जो टेम्परेचर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या होता है, यदि नहीं पता होगा तो। ओके, 2 to 2.5 क्या होता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और आप इसकी डायग्राम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास यदि खाली पेपर है तो उस पर आप 2 बार इसको निकाल के इस पर नेमिंग कर दीजिए। आपका आधा घंटा चला जाएगा पर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो बाद में आपको फिर समझने के लिए कोई आगे ऐसे वीडियोज़ वगैरह और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिस के बारे में ह्यूज इन्फॉर्मेशन दी गई है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्टिस के लिए 1 पेयर होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओरिजिन क्या है टेस्टिस का, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्वेश्चन आ सकता है इससे। उसके बाद लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट 14 ग्राम। पोजीशन कहाँ पे इसकी, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अबनॉर्मल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसे कि आपको पता है टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, ये स्क्रोटम में। ये हमारे टेस्टिस और कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटम में। इसमें आपको बता देता हूँ, ये स्क्रोटम और ये हमारे टेस्टिस। ओके, उसके बाद 2 स्क्रोटल सैक्स, उसे कहते हैं 2 स्क्रोटल सैक्स, साइड साइड से 2 होते हैं ना। द मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा अबनॉर्मल। एक्स्ट्रा अबनॉर्मल मतलब बाहर। अबनॉर्मल कैविटी जो नीचे वाली कैविटी रहती है, पेट के नीचे जो कैविटी रहती है, ये पेट है। ये अबनॉर्मल कैविटी है। ओके, या इसके एक्स्ट्रा मतलब ये अबनॉर्मल कैविटी और इसके बाहर मतलब एक्स्ट्रा। ओके, आपको पता चल गया होगा। और जो ऊपर वाली रहती है वो थोरैक्स कैविटी, जो हमारी यहाँ पे चेस्ट होती है उसको थोरैक्स बोलते हैं। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा अबनॉर्मल बिकॉज द स्पर्म प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टेस्टिस आर एक्स्ट्रा अबनॉर्मल बिकॉज ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड स्टोरेज रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री लोअर्स टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, मतलब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आपको यदि स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करना है ह्यूमंस में, तो आपको बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंसियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी आपका टेस्टिस का प्रोडक्शन होगा। इसके लिए हमारे टेस्टिस होते हैं 2 एक्स्ट्रा अबनॉर्मल होते हैं, मतलब शरीर के बाहर दिए गए होते हैं और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंसियस। उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए जैसे कि प्रोटोथेरियंस, एलिफेंट एंड व्हेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में और एम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, एलिफेंट एंड व्हेल आपको याद रखना है। और ये एनसीईआरटी का पैरा है, उसमें वही एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी आपको बता देता हूँ। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अबनॉर्मल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। मैंने आपको पहले बता दिया स्क्रोटम का कहाँ पे रहता है, ये वाला स्क्रोटम। ओके, उसके द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंसियस, आपको याद रखना है, लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी होता है। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल अंडे जैसा होता है, इन विथ एंड लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विथ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड ओके, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग ईच कवरिंग, जो डेंस कवरिंग टेस्टिस होता है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। ओके, आपको पता है ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, आपको याद रखना है। 250 कंपार्टमेंट बोले गए, मतलब ईच टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। ओके, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आगे भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो जैसे आपको पता है जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, मतलब ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टेस्टिस इज़ अ मेल बॉडी, testes of the male body are formed inside the intra-abdominal cavity. Testes migrate to scrotum during a 7 month of pregnancy under the influence of testosterone and androgen binding protein. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जब बेबी अपने मदर के वुम में जब उसका पैदा मतलब फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, उसका ग्रोथ होनी चालू हो जाती है, तो
ड्यूरिंग 7 मंथ या आफ्टर 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो टेस्टिस है इंट्रा अबनॉर्मल कैविटी से एक्स्ट्रा अबनॉर्मल कैविटी में यहाँ से डिसेंट हो जाते हैं। मतलब जो टेस्टिस का फॉर्मेशन है अंडर इंट्रा अबनॉर्मल कैविटी में होता है और वहाँ से वो एक्स्ट्रा अबनॉर्मल कैविटी में यहाँ से आ जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे स्क्रोटम दिया गया है और कॉन्ट्रैक्शन इन गुबर्निकुलम, मतलब गुबर्निकुलम इसको ऐसे बाहर खींचता है, ऐसे आ जा भाई बाहर, नीचे आ जा भाई नीचे आ जा। यदि किसी में वो आने को प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे दिया गया है क्रिप्टोचिटिज्म, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप कर लीजिए, स्पेलिंग देख लेना। ओके। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ये मतलब एक टाइप की एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं कि टेस्टिस ये यदि नीचे ना आ जाए, एक्स्ट्रा ऑब्नॉर्मल कैविटी में ना आ जाए, तो इसे हम क्रिप्टोचिटिज्म में कहते हैं। और ऑर्चिडोपेक्सी, इट इज़ अ सर्जिकली डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी यदि ये टेस्टिस नीचे नहीं आए तो आप इस सर्जरी को करके इसे नीचे ला सकते हो। आपको यहाँ पे पता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड टेस्टोस्टेरोन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके। तो उसके बाद कास्ट्रेशन, ऑर्चिडेक्टोक्टोमी, यहाँ पे दिया गया रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसे भी याद रखना है आपको। कास्ट्रेक्शन मेक्स द एनिमल्स लेस एग्रेसिव बिकॉज ऑफ 1 मिनट। तो जैसे कि आपको पता है कैस्ट्रेशन और ऑर्चिडेक्टोक्टोमी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ टेस्टिस, द कैस्ट्रेशन मेक्स द एनिमल्स लेस एग्रेसिव बिकॉज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीजेस। मतलब ये रिमूवल ऑफ टेस्टिस, कोई भी एनिमल, यदि आपको पता है बुल जो होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है, मतलब किसको भी उड़ा देगा यदि उसे गुस्सा आ जाए। अपने मूवीज़ में भी देखा होगा उसे, यदि आप किसी भी बुल का ऐसे रेड वाला कपड़ा दिखा देते हो, रेड वाला कपड़ा दिखाते हो तो बुल आप पे हेवी हो जाता है, आपको ऐसे वो उड़ाने के लिए आ जाता है। ओके। मेरी डायग्राम थोड़ी गंदी है मतलब, तो जान दो। तो आपको उड़ाने के लिए मतलब वो ऐसे भागते हुए आता है, तो उसके लिए यदि हम उसका टेस्टिस निकाल ले तो बुल का क्या होता है, बुल लॉक होता है, मतलब वो थोड़ा कम एग्रेसिव होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। आपको पता ही है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। और ये डायग्राम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी स्लाइड में पूरे इंक्लूडेड है। आपको इस साइड से अंडरस्टैंड करना शुरू करना है, ये पूरी साइड से, और बाद में आपको इस साइड से ऐसे शुरू करते करते बाद में इस साइड से ऐसे नीचे आना है। ओके। तो सबसे पहले आपको पता है जो ट्यूनिका वेजिनालिस, इट इज़ द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ अवर टेस्टिस एंड इट इज़ द इनकम्प्लीट लेयर। तो ये हमारा टेस्टिस है, आपको याद रखना है। और ये ये पूरी जो लेयर है इसे हम ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। इनकम्प्लीट लेयर होती है, डेंस इरेक्टाइल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये प्रोड्यूस लोब्यूल्स 200 टू 250, मतलब ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और ईच टेस्टिस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 2 to 250, मतलब 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं। तो इसी को हम इसी ट्यूनिका अल्बुजिनिया से टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे दिया गया है ट्यूनिका वेजिनालिस प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल्स, जो है इनके बीच में जो प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। इसके लिए आपके लिए ट्रिक है VAV, ये ट्रिक है आपको याद रखना है। VAV मतलब ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलरिस। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और इससे ये आपको याद रह जाएगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद आपको पता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो 2 to 250 लोब्यूल्स ये बनाती है, तो ईच 250 लोब्यूल्स में से एक लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आपको याद रखना है ये जो 250 लोब्यूल है, 200 से 250 लोब्यूल, उसमें से एक लोब्यूल कंसिस्ट करता है 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है और एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। ये जेनेसिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे ओपन होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो ओपनिंग हो रही है, जब जैसे कि यहाँ पे पाइपलाइन की तरह दिखाए गए, यहाँ पे ये पाइपलाइन की तरह ये दिखाए गए जो, ओके सॉरी 1 मिनट, थोड़ा पीछे चला गया मैं, जो पाइपलाइन की तरह यहाँ पे दिखाए गए, ये वाली ये यहाँ पे, ओके। तो उसे हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी, इसे हम ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं।
ट्यूबुलर रेक्टी, इसे हम ट्यूबुलर रेक्टी कहते हैं। यहाँ पे ट्यूबुलर रेक्टी दी गई है। उसके बाद ये ट्यूबुलर रेक्टी के बाद ये जो पूरा ये फॉर्मेशन है, ये जो पूरा ये बनता है, ये यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है पूरा, तो इसे हम कहते हैं रिटे टेस्टिस। ट्यूबुलर रेक्टी इज ओपन इनटू रिटे टेस्टिस। ओके, रिटे टेस्टिस इज ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया। आपको यहाँ पे याद रखना है वासा इफ्रेंशिया, ये दूसरी वाली लाइंस यहाँ पे जो यहाँ पे दी गई है पाइपलाइन जैसी, ये पाइपलाइन ये वाली ये वाली ये वाली, और ये पूरा यहाँ पे ओपन होता है, तो उसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये पूरा आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको नीड में आ सकता है और ये प्रीवियसली क्वेश्चन में ये पूछ चुका हूँ। मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम देख के तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो कोई आपको सबसे पहले इसे अंडरस्टैंड कर दे तो आप उसको आपके मन से अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे हमारे टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया। ओके, तो एक दोस्त समझ के या भाई समझ के, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, आपके लिए ये बता रहा हूँ। और आप इसे बाद में अच्छे से याद रखिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ओके, तो जो उसके बाद पता है आपको वासा इफ्रेंशिया ओपन होता है यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। तो ये पूरा जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो दिया गया है, ये पूरा ये पूरा एपिडिडाइमिस का पार्ट है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो जैसे को मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो ये पूरा जो पार्ट है तो इसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है ये कैपुट, एक मिनट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एपिडिडाइमिस इस ये पूरा एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है, यहाँ से शुरू होता है ये। एपिडिडाइमिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कैपुट, कॉर्पस एंड काउडल। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इसे हम कैपुट कहते हैं, जो बीच वाला मिडल पार्ट है इसे हम कॉर्पस कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम काउडल कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी याद रखते हो कि कैपुट, में इसे रिमेंबर करता हूँ, कैपुट मतलब किसी महाराजा के सर वाला ताज, जिसे हम ताज कैपुट, ऐसे थोड़ा मराठी में रिलेटेड होता है, इसके वजह से मैं इसे याद रख देता हूँ। तो ये ऊपर वाला पार्ट में इसे इमेजिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे काउडल, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है। काउडल, डल मतलब जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ऐसे ही है, मतलब डल का ऐसा नहीं है कुछ भी। आप इसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए या समझने के लिए इसको आप ऐसे रिमेंबर रख सकते हो कि डल जो पीछे रहता है, तो इसे मैंने ऐसे नीचे डाल दिया। उसके बाद कॉर्पस बीच में आ ही जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक है जो मैंने बनाई है स्टूपिड वाली यदि आपको पसंद है तो आप भी याद रख सकते हो या अपने आप अलग से ट्रिक बना सकते हो। तो ये 3 पार्ट हो गए उसके बाद यहाँ पे दिए गए ऑलरेडी कैपुट, कॉर्पस एंड काउडल, ये एपिडाइमिस के पार्ट है। और यहाँ पे जो एपिडाइमिस वास्ट डिफरेंस में ओपन होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है कि ये वास्ट डिफरेंस होता है एंड इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम काउडल एपिडाइमिस। ओके, तो आपको ये याद रखना है। सो वास्ट डिफरेंस इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम काउडल एपिडिडाइमिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया, आपको याद रखना है। काउडल एपिडिडाइमिस है जो ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब ये जो वास्ट डिफरेंस से ये काउडल एपिडिडाइमिस से ओरिजिनेट होता है। और मैंने आप इस डायग्राम को पूरे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बाद में इसे याद रख लीजिए। और ये एक रहा ये जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स जो एनसीईआरटी में बताए गए, यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स में यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आपको ये रिमेंबर रखना है कौन सा कहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा रिटे टेस्टिस, उसके बाद ये यहाँ पे नंबर दिए गए, जो फर्स्ट नंबर वाला जो रिटे टेस्टिस है, सेकंड नंबर वाला वासा इफ्रेंशिया, थर्ड नंबर एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ नंबर वास्ट डिफरेंस। इट इज इंक्लूडेड इन मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वास्ट डिफरेंस के बाद वास्ट डिफरेंस से ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में। ओके, तो ये पूरा एनसीईआरटी का जो प्यारा दिया गया है आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस and vas difference. The seminiferous tubule of the testis open the vasa efferentia through the rete testis. The vasa efferentia leaves the testis open into epididymis located along the posterior surface of the testis. ये आपको बताया गया है कि जो एपिडिडाइमिस है, मतलब जो रेटे टेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस ओपन होता है थ्रू ट्यूबुलर रेक्टी। मतलब यहाँ पे ट्यूबुलर रेक्टी के बारे में नहीं बताया, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्या ओपन होता है। और वो थोड़ा एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड बताया कि जो इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो सके, इसलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले होता है, उसके बाद सेमिनिफेरस को हम
से हम कहाँ पे निकलेंगे, सेमिनिफेरस से। यदि आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपको छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले आप कहाँ पे निकलोगे, ट्यूबुलर रेक्टी। ट्यूबुलर रेक्टी से आप कहाँ पे आगे जाओगे, रीटे टेस्टी। रीटे टेस्टी से आपको और रास्ता मिला आगे तो आप कहाँ पे जाओगे, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से आपको और रास्ता आगे मिल जाए तो आप कहाँ पे जाओगे, एपिडिडाइमिस। तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना है, उससे आपको रिमेंबर हो सके। तो एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, फिर भी मैं आपको पैरा पढ़ के बता दे रहा हूँ। वही दिया गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, द टेस्ट इज ओपन थ्रू द वासा इफ्रेंशिया थ्रू रीटे टेस्टी से ओपन होता है वासा इफ्रेंशिया। ओके, द वासा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइमिस लोकेटेड ऑन द posterior surface of the testis. The epididymis leads to the vas deferens ascent to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives the duct from seminal vesicle. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं वो आपको रिमेंबर याद रखना है। ओके, तो यही मैंने आपको अच्छे से प्यारा यहाँ तक बता दिया है। ओके, द इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एंड द इजैकुलेटेड डक्ट दस डक्ट्स store and transport the sperm, the testes to outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis external ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मेटस। मैंने आपको ऑलरेडी पूरा के पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर आपको नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। जो यहाँ पे जो यूरेथ्रल मेटस बताए वही यहाँ पे यूरेथ्रल ओरिफाइस बताया गया है यहाँ पे। जैसे कि यही ओपनिंग मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी कि कहाँ से क्या ओपन होता है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो पूरा सफ़र है उस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, मैं आपको फर्स्टली क्या करूँगा, आपको जो क्रैश कोर्स के नोट्स है उसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और जो एनसीईआरटी का प्यारा है प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड हो सके इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसे आप ऐसे देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और यदि कोई आपको इसको पहले से फर्स्ट टाइम इसको आपको कोई समझा दे तो बाद में आप अपने मन से इसको पढ़ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है इसे। फर्स्टली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, स्ट्रोमल टिश्यू और इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होती है इसे स्ट्रोमल टिश्यू और इंटरस्टिशियल स्पेस कह सकते हैं। इसे ये टीएस ऑफ टेस्टिस है। आपको डायग्राम भी मिल जाएंगे आपकी एनसीईआरटी में, और अलॉन्ग विद आपकी जो स्टेट बोर्ड से कोई भी बुक आपको इसमें टीएस ऑफ टेस्टिस की डायग्राम मिल जाएगी। ओके, तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या क्या कंसिस्ट करता है, इट कंटेन ब्लड वेसल्स, लीडिंग सेल्स, इम्यूनो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पेटेंट सेल कॉम्पेटेंट सेल ओके सॉरी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पेटेंट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पेटेंट सेल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पेटेंट सेल से आपको याद रखना है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होता है, लीडिंग सेल मेन क्या याद रखना है, लीडिंग सेल होती है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी को लीडिंग सेल यहाँ पे दी गई, ये लीडिंग सेल है। और इंटरस्टिशियल सेल बताया गया है। इंटरस्टिशियल सेल ये क्या रिलीज़ करती है, इट रिलीजेस द एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन विथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, जो लीडिंग सेल है, ये क्या करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज़ करती है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो यहाँ से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसी होती है यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है, जो रेड यहाँ पे दी गई स्पर्मेटोगोनियल सेल, जो 2n होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल उसमें क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस मतलब 2 के 4 हो जाते हैं बिना क्रोमोसोम मटेरियल कम हुए, मतलब दुगना हो जाता है। 2n की 2n ही रहती है, माइटोसिस हो जाती है, आपको पता है सेल साइकिल में। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस स्टार्ट हो जाती है और मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है। इसके वजह से हैप्लॉइड हो जाता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं जो हैप्लॉइड ही रहते हैं। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद मतलब स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस से। तो यदि स्पर्मेटिड्स है और उसमें स्पर्मियोजेनेसिस हो जाए तो वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्म में। ओके, आपको इस यदि किसी भी वर्ड को आपको अंडरस्टैंड ना हो सके तो आपको उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिए। जैसे कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटो और जोआ। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म एंड जोआ मतलब स्पर्म नहीं, स्पर्मेटो एंड जोआ मतलब स्पर्मेटो एक्सेल होती है और उसमें जोआ मतलब टेल का फॉर्मेशन। यहाँ पे जोआ का मीनिंग क्या है, टेल। तो स्पर्मेटोजोआ जब तक नहीं आता तब तक वो स्पर्म नहीं बन सकता। ये टेल वेरी इंपॉर्टेंट है स्पर्म के लिए। ओके, तो आपको याद रखना है। और ये कैसे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये जो सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स मैंने आपको बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, आपको मैंने यहाँ यहीं पे बताया था कि यहाँ पे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं जो 250 से 250 ईच टेस्टिस में, वो कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पे दिया गया है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरा ऐसा। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद स्पर्मेटोगोनियल सेल, ये 2n होती है। ओके, ये जो राउंड 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 यहाँ पे इसी को राउंड 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 में ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो 2n होती है, डिप्लॉयड। एंड ये सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोजोआ को, ओके, स्पर्मेटिड्स को, ओके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसे हम सर्टोली सेल कहते हैं। और सर्टोली सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ओके, उसके बाद स्ट्रोमाट सस्टेनिकुलर सेल्स भी कहते हैं इसे, नीड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। मतलब दोनों ऑप्शन दिए थे, सर्टोली सेल और सस्टेनिकुलर सेल, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं, तो बोथ दिया था, मतलब ए और बी दोनों भी आंसर ऐसे करेक्ट मार्क करना था। तो जो सर्टोली सेल रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन, उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ब्लड स्पर्म बैरियर, इट इज़ एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्लड स्पर्म बैरियर मतलब क्या है, दुआ, मतलब मराठी में दुआ कहते हैं उसको, जोड़नारा दुआ असं म्हणतात, ओके, मराठी में बोलते हैं उसे दुआ बोलते हैं। ये स्पर्म है और ये ब्लड है, तो दोनों को कांटेक्ट में ना लाते हो, उनके दोनों के बीच की दीवार, हम कहते हैं ना तू मेरा दोस्त है और ये दोनों दोस्त है और दोनों के बीच में एक तीसरा दीवार आ चुका है, हम दोनों दोस्त हैं और हमारे दोनों के बीच में एक तीसरी दीवार आ चुकी है, और हम ये दीवार से हम दोनों का कम्युनिकेशन पास होता है। ओके, मतलब तीसरा कोई हमारा कम्युनिकेशन पास कर रहा है, उसे हम जो उसे कहते हैं बैरियर कहते हैं। ओके, तो ये स्पर्म है, उसके बाद ये ब्लड है, तो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट आता है ये सर्टोली सेल से इस स्पर्म को प्रोवाइड हो जाता है। ओके, तो ये दो देने वाला है बीच वाला, जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, जैसे कि बताया कि यदि ये कोई आदमी यहाँ पे है और ये दूसरा यहाँ पे है, तो ये आदमी इस दूसरे को कॉल कर रहा है, तो कहाँ से, फ़ोन से, तो फ़ोन उसका वॉइस ट्रांसफ़र, उसका आवाज़ ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होगा, उसका बैरियर होगा। तो ऐसे आप याद रख, मतलब एक एग्जांपल बता दिया मैंने, गंदा था फिर भी आपको समझ में आ जाए ऐसा। ओके, तो ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप आई होप। तो ये जो सस्टेनिकुलर सेल होती है रिलीज़ करती है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स, SMF, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म को मैच्योरेशन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये यहाँ पे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, ये आपको याद रखना है, जो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करते हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। जो यहाँ पे बताया गया ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पूरा ये फ़ोटो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मतलब डायग्राम है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। तो आप इसे कैसे रिमेंबर रख सकते हो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हमारी, तो ये ल्यूटिनाइजिंग एल से लीडिंग सेल, एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो एल मैच कर जाए तो एल से लीडिंग सेल और एल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो सेकेंडरी रहा होगा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वही सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। तो ओके, तो आपको याद रखना है, ये आपको ऐसे डायग्राम में दिया होगा, उससे सबसे पहले ऊपर रहेगा पिट्यूटरी, उसके बाद नीचे आएगा यहाँ पे सेकेंडरी ऐसे LH FSH, ऐसे आपको ऐसे फिल करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में और इसमें भी। ओके, तो ये पूरा जो NCERT में वही पैरा एक्सप्लेन किया गया है। अभी तो मेरा गला बैठ गया आपको अंडरस्टैंड करते करते, क्योंकि इस वीडियो को मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोनों बार मतलब बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ थी, उसकी वजह से एक्सप्लेन करते करते मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया और वो बीच में से वो वीडियो डिलीट हो गया। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो बच्चे कोर्स लेने के लिए अफोर्डेबल नहीं है आपके जैसे, या दूसरे कोई भी जो फिज़िक्स वाला के कोर्स नहीं ले सकते, और ऊपर उनको नीट क्लियर करना है इस बार, या बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना है, तो उनको अच्छे नोट्स चाहिए, तो यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप जितने हो सके उतने दोस्तों को शेयर कर देना, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं और मोटिवेट होकर ऐसे और वीडियो लेक्चर बना सकूँ। तो ये NCERT का प्यारा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट निकाल के या अभी वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे समझने में और अंडरस्टैंडिंग होने में आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये लीडिंग सेल मैंने बता दिया क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स मैंने वही बताया दिया आपको, ये इंटरस्टिशियल सेल, उसके बाद इसी को लीडिंग सेल कहते हैं। ओके ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया मैंने। ओके, सेमिनिफेरस मतलब इस टेस्टिकुलर लोबल में कितने टेस्टिकुलर लोबल कितने रहते हैं अपने टेस्टिस में, 200 से
250 मतलब 200 से 250, 200 से 200 टू 250 याद रखना है। और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये सभी यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आ सकता है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, नीट्स में, बोर्ड में भी आपको लेवलिंग के लिए आ सकता है और ये पूरी डायग्राम निकालने के लिए आ सकता है। तो आपको पता है यूरेटर जो यहाँ पे आती है, उसके बाद ये वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इरिटेड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड यूरेथ्रा एंड टेस्टिस। मैंने आपको पूरा पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पे दिया प्रोस्टेट ग्लैंड 2 to 3 सेंटीमीटर, मेन यूरेथ्रा, ओके, तो 1 सेंटीमीटर तक, एंड पिनाइल यूरेथ्रा यहाँ पे जो बताया गया, यूरेथ्रा के जो पार्ट्स है यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये डायग्रामेटिक व्यू है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी गई है। और यदि आपके बोर्ड्स के बुक में भी आपको टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिया गया है, कहाँ पे क्या मेंशन है आपको याद रखना है। इंटरस्टिशियल सेल्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, जैसे कि लीडिंग सेल्स है, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल जो कंपोनेंट सेल्स है वो आपको याद रखना है। मतलब ये यहाँ पे जो इम्यूनोलॉजिकली कम्पेटेंट सेल, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है यार, बट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मुझे भी समझ में अच्छे से आता है, बट थोड़ी इंग्लिश प्रोनाउंस करने में थोड़ी गंदी है, बट समझ लेना यार। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह अच्छे से मेंशन किया, आपको जैसे प्रोनाउंस करना है आप वहाँ से प्रोनाउंस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, जो आपको मैंने बताया ये स्पर्मेटोजोआ नहीं है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। एनसीईआरटी की क्लियर डायग्राम में फिर भी आपको याद रखना है कहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटालिया, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो हमने पूरा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, टेस्टिस के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया, पूरा उसका ट्रांसफर सेक्शन देख के कहाँ पे क्या सिचुएटेड है और उसका कहाँ पे क्या लोकेशन है पूरा हमने देख लिया। तो आप इसे आप अच्छे से याद रख लेना। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटालिया इंक्लूड स्क्वाटम एंड पेनिस। ओके, तो पेनिस मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, आपको पता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में इसका हेल्प होती है कॉपुलेटरी ऑर्गन। The penis is the male external genitalia. It is made up of a special tissue that help in erection of the penis to facilitate the insemination to enlarge end penis called the glans penis. मैंने आपको बता दिया glans penis क्या होता है, covered by the loose foreskin called foreskin. glans penis मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये फोरस्किन के पास जो पेनिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इसे ये वाला इसे ग्लांस पेनिस कहते, देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्लांस पेनिस दिया गया है और ये यहाँ पे ये फोरस्किन दी गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा फोरस्किन किसे कहते हैं। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एम्स में 2 से 3 बार इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं और नीट में भी आने की प्रोबेबिलिटी आई थिंक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में है इससे क्वेश्चन। तो ये डायग्राम से आपको घबराना नहीं है, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो वेरी वेरी IMP यहाँ पे दिए गए, डॉर्सल डीप डॉर्सल वेन, इसको आपको इग्नोर करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दी गई कॉर्पस कवर्नोसम, आपको मैंने बताया था वो सिलेंड्रिकल जो कॉर्पस कवर्नोसम, यहाँ पे आपको याद हो गए आई थिंक, यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कवर्नोसम। तो ये वाले कॉर्पस कवर्नोसम ये सिलेंड्रिकल एंड ये ब्राउन वाले कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, तो उसी के बारे में वही पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे दिए गए आपको कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कवर्नोसम। तो ये वाले कॉर्पस कवर्नोसम ये पूरा का पूरा, एंड ये पेयर में होता है, मतलब इस साइड से एक होगा और इस साइड से एक होगा। उसके बाद कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये वाला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ओके, जो आगे जाके ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो 1 पेयर में होता है ये कॉर्पस कवर्नोसम, डॉर्सल पोजीशन में होता है, प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स रहती है और उसके अराउंड ये प्रेजेंट रहता है। ओके, प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स। उसके बाद वेरी वेरी IMP यहाँ पे नीचे दिया गया है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिंगल होती है। उसके बाद मिड वेंट्रल पोजीशन में होता है, मिड वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल मतलब ऊपर वाली, जैसे कि यदि आप हाथ ऐसे अपना फैला हुआ आगे, उसके बाद जो आपका नीचे वाला तल हथेली कहते हैं, जैसे तल हथेली, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे नीचे आप यदि प्रतिज्ञा के लिए हाथ आपका आगे खड़ा कर दे, हाथ आप यदि आपका आगे कर दे प्रतिज्ञा के लिए ऐसे आग नीचे वाला, तो जो नीचे वाला पार्ट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड, और ऊपर वाली उसको डॉर्सल कहेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो सिंगल मिड वेंट्रल, नीचे वाली पोजीशन मतलब वेंट्रल, मैंने बताया आपको, प्रेजेंट अराउंड द यूरेथ्रा,
प्रोड्यूस्ड ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन आगे करता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जो तो इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो कॉर्पस कवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दोनों भी इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। मैंने इसको आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको याद होगा। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फिर से याद आने के लिए। इसी डायग्राम में पूरे के पूरे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये देखिए, कॉर्पस कवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, इरेक्टाइल टिश्यू से इनका फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्लांस पेनिस, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का आगे जाके फॉर्मेशन होता है। ओके, ये सभी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन। इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, ये यहाँ पे आपको पेनिस दिया गया है, और ये इसी के बारे में जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। ये यहाँ पे जो कॉर्पस कवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है कौन कंट्रोल करता है उसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको एक मिनट, तो रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैकुलेशन हम देखने वाले हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एएनएस होता है, तो यहाँ पे हम रेगुलेशन एंड इरेक्शन ऑफ ओके एक मिनट, तो यहाँ पे हम रेगुलेशन एंड इरेक्शन ऑफ इजैकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम आपको पीछे दी गई है, जैसे कि पेनिस की डायग्राम है, और ये पेनिस का जो मैंने आपको बताया, इसमें जो 3 डॉट दिए गए, जैसे कि ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस, यहाँ पे दिया गया है वही कॉर्पस कवर्नोसम, ये दोनों, और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दिया गया है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, उसी के बारे में दिया गया है। तो उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये नॉर्मल कंडीशन में मतलब चलता है, और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है एमरजेंसी कंडीशन में ये चालू रहता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेट करता है इरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इन लोकल इरेक्टाइल टिश्यू, कवर्नोसा कॉर्पोरा कवर्नोसा, और कॉर्पोरा कवर्नोसा जो हमने देखा, कॉर्पोरा कवर्नोसम ये। ओके, कॉर्पोरा कवर्नोसा। ओके, वेसोडाइलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस, वेसोडाइलेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ पेनिस। इससे क्या होता है, इरेक्शन होता है, मतलब इरेक्शन होना, मतलब जो अपने टेस्टिस से यहाँ तक आना, कहाँ तक, स्पर्म इरेक्शन, मतलब मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ इरेक्शन कैसे होता है इसी डायग्राम से। इरेक्शन मतलब ये टेस्टिस, ये स्पर्म यहाँ से निकले और यहाँ से यहाँ तक आ गए, एपिडिडाइमिस, ये एपिडाइमिस से बोला आप इजैकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा तक आ गए स्पर्म, यहाँ से स्पर्म यूरेथ्रा तक आ गया स्पर्म, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से बता देता हूँ आपको, यहाँ से स्पर्म निकलना शुरू होगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं इरेक्शन कहते हैं। ओके, उसे इरेक्शन कहते हैं। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी कंडीशन में होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल ऑफ एपिडिडाइमिस, देखा, वास्ट डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, उसको क्या कहते हैं अपन, इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, एकदम से ऐसे बाहर निकल जाना वहाँ से। ओके, तो इरेक्शन एंड इजैकुलेशन में आपको आई थिंक होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो स्पर्म यहाँ तक चल के आएगा तो उसे क्या कहेंगे हम, इरेक्शन। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको सिंपल या स्टूपिड थिंग्स हो बट कोई भी सीक्वेंस से आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसे कहते हैं हम इरेक्शन, यहाँ तक आना इरेक्शन। और इजैकुलेशन मतलब यहाँ से ऐसे बाहर निकलना, डायरेक्टली सडनली जो बाहर निकलता है, एकदम सडनली यहाँ से जो पूरा सडनली ऐसे बाहर निकल जाता है, पूरा ऐसे सडनली पूरा बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम, इजैकुलेशन। ओके, और यहाँ से इरेक्शन यहाँ तक, और यहाँ से नीचे इजैकुलेशन। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पे पूरा मेंशन किया है। आप इसे स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? सेमाइनल वेसिकल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 1 पेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब 2 सेमाइनल वेसिकल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज़ अ सिंगल ग्लैंड, एंड बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसी डायग्राम से। तो इट इज़ अ वन डायग्राम विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम। तो इसके लिए मैं आपको इस डायग्राम में मैंने पूरा की पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है। ओके, आई होप आप सभी को ये पूरे ऑल कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, जिससे आप ओके क्वेश्चन से पहले ये आपको याद रखना है, जो सेमाइनल वेसिकल है 1 पेयर में प्रेजेंट होती है, एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इनमें कंपैरिजन दिया गया है। सेमाइनल वेसिकल जो आपको पता ही है, जो यहाँ पे रहती है सेमाइनल वेसिकल, ये वाली सेमाइनल वेसिकल, एंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड वाली। तो इसमें जो कंपेयर किया गया है कि किसमें क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए होते। तो सेमाइनल वेसिकल जो 1 पेयर में रहती है, 60 to 70% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन सेमाइनल फ्लूइड इज अल्कलाइन इन नेचर। तो ये आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ा योगदान होता है स्पर्म में, ये 60 से 70% ये सेमाइनल वेसिकल का होता है। उस स्पर्म मेनली आपको याद रखना है कि स्पर्म मेनली 10% होता है, 100% है, और 60 to 70% अल्कलाइन नेचर वाला जो फ्लूइड होता है ये सेमाइनल वेसिकल का होता है। ये येलो एंड विस्कस फ्लूइड होता है, दैट कंटेन्स क्या, फ्रक्टोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज एनर्जी के लिए। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हार्मोन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन, फिब्रिनोजन आपको याद रखना है, एंड सम कोगुलेट, सीमन कोगुलेट इट। ओके, जो कोगुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं फिब्रिनोजन, इट हेल्प्स टू सीमन कोगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। मतलब जो इजैकुलेशन मैंने आपको बताया, यही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इरेक्शन एंड इजैकुलेशन के बारे में मैंने आपको अभी डिफरेंस करके बताया। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो इरेक्शन होता है, यहाँ से सीमन यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए, सडनली बाहर निकले, इसको इजैकुलेशन होता है। तो यहाँ से बाहर निकालने के बाद जो ऐसे ऐसे कंटेनिंग वाला जो फ्लूइड अपना पड़ा हुआ रहता है बाहर, वो कोगुलेट रहता है। जैसे कि आपको बताया, आपका इमली यदि आपकी कट जाए तो आपका ब्लड बाहर निकलने के बाद पूरा क्लॉट हो जाता है। तो उसको क्लॉट करने के लिए, वैसे जैसे फिब्रिनोजन रहता है वैसे ही इसमें फिब्रिनोजन रहता है, ये सीमन बाहर आने में इसको क्लॉट करने के लिए। ओके, तो सेमिनल वेसिकल और दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होती है, सराउंडेड बाय यूरेथ्रा, 20 से 25% इसका योगदान होता है ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन। स्लाइटली एसिडिक, इसको याद रखना है, एसिडिक होता है, ये अल्कलाइन होता है, इसका नेचर pH 7.4। यदि आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, एम्स जैसा या कोई भी बड़ा हुआ कॉलेज, बड़ा जो टॉप वाला कॉलेज है, तो आपको ये पूरी की पूरी ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर यू। ओके, सो आप इसे 2-4 बार यदि देख लेते हो तो आपके ये पूरा याद हो जाएगा। तो ओके, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है, pH 6.5 होता है। मिल्की फ्लूइड दैट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है ये, सिट्रिक एसिड एटीपी के लिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, फिब्रिनोलाइसिन, उसके बाद सेमाइनल प्लाज्मा प्रोटीन, एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया। ओके, सेमाइनल प्लाज्मा प्रोटीन ओके, यदि एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया को यदि हमला कर दे तो उसके लिए एंटीबायोटिक रहता है। एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, वेरी वेरी आईएमपी। मुझे पहले पता नहीं था, जब उससे पहले मतलब बहुत दिनों की बात है, तब मुझे पता नहीं था कि स्पर्म में कैल्शियम या होता ही नहीं था। तो मैंने ऐसे मेरे दोस्त को पूछा था, तो उसने बताया था मुझे, मतलब कुछ अलग ही बताया दिया था, पर बाद में सर ने हमें अच्छे से पढ़ाया तो मुझे अभी रिमेंबर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी किसको पता नहीं रहता कि स्पर्म में क्या क्या है, कौन सा क्या योगदान देता है। तो ये कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि सेमिनल वेसिकल कंटेन्स सम एंजाइम्स, फ्रुक्टोज, और उसमें ये भी आया था कि इट कंटेन्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो रॉन्ग था, क्योंकि सेमिनल वेसिकल फॉस्फेट नहीं कंटेन करता, फॉस्फेट एंड कैल्शियम ये कंटेन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये पूरा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ वेरी वेरी आईएमपी कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये क्या है, क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपेसिटेशन ऑफ सीमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेशन ऑफ सीमन। आपको यदि पता नहीं होगा तो जो हमारा जो स्पर्म होता है आफ्टर इजैकुलेशन इन फीमेल वजाइना, मतलब ये स्पर्म यहाँ से बाहर निकल के फीमेल के जो वजाइना में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो फीमेल के वजाइना में जाते हैं, तो उसके बाद उसको एनर्जी, मतलब उसको वहाँ से, मतलब वजाइना से उसको कहाँ पे जाना लगता है, एम्पुलरी रीजन तक, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसको वहाँ तक जाने के लिए जो ताकत चाहिए उसको, तो उसको उसे ताकत को बनाने के लिए वहाँ पे जो वो ताकत अपनी एनर्जी बनाता है उस वजाइना में, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कैपेसिटेशन कहते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे अगले लेक्चर में, तो आपको वहाँ तक ये समझ लेना है। ओके,
तो अभी लास्ट टॉपिक है कॉपर्स ग्लैंड, जो उसे हम बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इसका कुछ ज़्यादा कुछ योगदान नहीं है, आपको याद रखना, मतलब योगदान के लिए इसका होता है बट उसे हम निग्लिजिबल करते हैं, मतलब इसका कोई ज़्यादा कुछ परसेंटेज हमारी सीमन में नहीं रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेमिनल वेसिकल इट कंटेन्स 60 to 70% ऑफ सीमन, मतलब यदि आपका सीमन है पूरा तो उसमें से 60 to 70% सीमन ये सेमिनल जो उसमें फ्लूइड होगा सेमिनल वेसिकल का होगा। उसके बाद 20 to 25% ऑफ जो उसमें फ्लूइड होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होगा, और रिमेनिंग उसमें जो थोड़ा सा होगा जिसे हम निग्लेजेबल कह सकते हैं 1 to 2% या 2 to 5%, जिसे हम निग्लेजेबल कह सकते हैं ये बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का। बट उसका बाद उसमें बाकी का बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो आप देख लेते हैं, वन पेयर में होता है साइज लाइक पीस कॉपर्स ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे डायग्राम होगी तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये बीन शेप्ड, यहाँ पे साइज में दी गई थी बीन शेप्ड, ये वाली बीन शेप में रहती है, या यहाँ पे ऐसी बीन शेप देती है दोनों साइड से। ओके, तो उसे हम कहते हैं बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ड्यूरिंग अ सेक्सुअल ऑर्चुअल द सिक्रीट एंड अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, इनटू द यूरेथ्रा दैट प्रोटेक्ट्स द पासिंग स्पर्म बाय द न्यूट्रलाइजिंग एसिड फ्रॉम द यूरिन इन द यूरेथ्रा। मतलब जो स्पर्म, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये यूरेथ्रा कैसे कॉमन डक्ट है फॉर हमारे यूरिन एंड स्पर्म के लिए। तो यहाँ पे कैसे यूरिन यहाँ से गया होगा तो ये कैसा होगा, ये थोड़ा एसिडिक बन चुका होगा, तो स्पर्म के लिए एसिडिक होना थोड़ा हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे जो बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड है ये सिक्रीट करेगा म्यूकस जैसा सब्सटेंस, जो इसको न्यूट्रलाइजिंग कर देगा, मतलब स्पर्म के लिए एक अच्छे से स्मूथ रास्ता बना देगा कि वो ऐसे जा सके और उसको कुछ उसका यहाँ से कोई नुकसान ना हो सके। ओके, तो इन न्यूट्रलाइजिंग ये इट सिक्रीट्स म्यूकस दैट लुब्रिकेट्स द एंड ऑफ द पेनिस एंड्स। ओके, और ये क्या करता है, इसे न्यूट्रलाइजिंग का काम करता है। ओके, तो सीमन आपको पता ही होगा, मैंने इतनी देर से जो महाभारत रामायण कथा बोली है, जो स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म मतलब आपको पता होगा ये 10% ही, मतलब यदि पूरा सीमन 100% है, सीमन यदि 100% होगा तो उसमें से क्या होगा 10% ओनली स्पर्म होगा, और जो 90% से जो क्या हो गए समाइनल प्लाज्मा हो गए। ओके, क्या हो गए वो समाइनल प्लाज्मा हो गए। तो आपको ये याद रखना है। सीमन स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.2 to 7.7 उसका पीएच होता है। इट वॉल्यूम्स ऑफ सीमन इन अ टिपिकल इजैकुलेशन इज 2.5 to 5 ml विथ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ओके, सॉरी दोस्तों जो पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कुत्तों का बड़ी भौंकने की आवाज़ चले, वो थोड़ा इग्नोर कर देना प्लीज़ यार। ओके, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं ईच सीमन में, मतलब एक बार एजैकुलेशन हो जाता है मेल का, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान याद रखना है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। तो थोड़े से क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। अब ये हो गया, ये उसी में एक्सप्लेन किया था हमारे सर ने हमें। तो ये फ्लूइड ऑफ प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल प्लाज्मा मैंने आपको जैसे कि बताया कि सीमन में क्या क्या रहता है, स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा, तो उसमें फ्लूइड किसका किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमाइनल वेसिकल का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कोई योगदान ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे सर ने हमसे करवाए थे। आप प्लीज़ आप कुछ रियलिटी चेक करने जैसा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, एंड इसमें क्या क्या क्वेश्चन में कुछ आंसर आपसे होते या नहीं। फिर भी इसमें आंसर टिक किए गए हैं, फिर भी आप देखिए कि आपको पता था कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, आपको क्या लगता था, तो इससे आपको रियलिटी होगी कि हाँ ये यहाँ पे होना चाहिए था। जैसे कि ये वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, ये समाइनल वेसिकल, तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर है 3। तो आपको पता होना चाहिए था हाँ यहाँ पे ये था, सी नंबर पे क्या था, डी नंबर पे क्या लोकेटेड है। ओके, तो उसके बाद सेकेंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सराउंडिंग बाय द टेस्टीज, आपको मैंने बताया था VAV, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलरिस। तो आउटर कौन सी होती है, जो इनकम्प्लीट लेयर होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोइंग द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो आपको हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी रहती है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। आपका नर्वस सिस्टम हो ही चुका होगा यदि आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हो। ये 11th का लास्ट चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन। यदि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये चैप्टर नंबर आगे शायद से रिप्रोडक्शन से, तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए आपको यदि प्रॉब्लम आता हो तो आप वो चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में आपको आप इसको याद रख लीजिएगा, और बाद में जब आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब तक आप और एक बार रिविजन कर लोगे उससे। तो ये आपको
क्या करता है एंटी पिट्यूटरी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया यल से लीडिंग सेल, मतलब थोड़ा याद रखने के लिए, तो ल्यूटिनाइज हार्मोन किस पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पे। यदि आपको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो यल एच से लीडिंग सेल। ओके, तो ये क्या सीक्रेट करता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड ये स्पर्मेटोजेनेसिस फैक्टर इंड्यूस्ड करता है। यही पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, 1 मिनट आपको बता देता हूँ यदि आपकी याद आपको नहीं रहा होगा तो। ये भी पीछे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको कराया था। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझसे, वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मिल भी नहीं रहा मुझे, कहाँ पे गया। 1 मिनट है, FSH एंड LH। ओके, तो कहाँ पे क्या इंड्यूस कर रहा है, ओ माय गॉड, 1 मिनट दोस्तों, मिल जाएगा, कहाँ पे जाएगा। तो ओके, जैसे कि मैंने आपको उसका आंसर बता दिए थे कि आप इसे देख लीजिएगा, पीछे इसके आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो। तो इसका आंसर है फर्स्ट FSH एंड LH, जो आपको करेक्ट मार्क करना था। उसके बाद फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको। इजैकुलेशन ऑफ सीमन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम। इजैकुलेशन नहीं था, मैंने आपको बोला था वो इरेक्शन था, स्पर्म का इरेक्शन था। यहाँ से स्पर्म का इरेक्शन आना किससे था, पैरासिम्पथेटिक मतलब नॉर्मल, और सिंपथेटिक मतलब इमरजेंसी। ये भी पीछे दिया गया होगा, आपको इसका भी आंसर बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, और जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल होती है, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये इमरजेंसी में काम करती है। तो पैरासिम्पथेटिक जो नॉर्मल होती है ये क्या करती है, इरेक्शन, और जो सिंपथेटिक होती है जो इमरजेंसी, वो क्या करती है, इजैकुलेशन। ओके, तो आप इस नोट्स को बार बार पढ़ लीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हो तो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो उसका आंसर हमें मिल गया, कौन सा है इसका आंसर, दैट इज़ 3, इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद द कॉमन यूनिजेनिटल डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पासेस थ्रू द टिश्यू ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ पेनिस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। स्पॉन्जियोसम मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ कॉमन, जो आगे ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है, और उससे हमारी जो यूरोजेनिटल डक्ट होती है, डक्ट जो ट्रैक्ट यहाँ से जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये यहाँ पे जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और जो ये सिलेंड्रिकल रहते हैं, ये कॉर्पोरस कवर्नोसा। ओके, कॉर्पोरा कवर्नोसा। ओके, तो ये आगे जाके ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है, जो ब्राउन कलर का मैंने आपको पहले बताया था। ओके, तो इसका आंसर था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम 1। ओके, द मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑफ मेल्स। सो आप इस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके आप सभी के आंसर फाइंड कर लेना। और यदि आप क्वेश्चन को आंसर पढ़ते हुए आपको दिख भी जाइए आंसर है, पर आप आपके मन से पूछिए कि हाँ मुझे ये पता था, क्या आंसर इसका ये हो सकता है, या मुझे पता था, या मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। या आपकी रियलिटी आप खुद चेक कर लेना, और फिर से वीडियो रिवाइंड करके इसको अच्छे से देख लेना, या नोट्स को अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ट्यूनिका अल्बुजिना इज अ मिडल कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे यह क्वेश्चन पूरा आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके। मैंने आपको बताया था 200 से 250 200 से 250 हम में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वही इसका आंसर है। ओके, उसके बाद इफ द सम रीजन द वासा डिफरेंशिया ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, द गैमेट्स विल नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। यहाँ पे इसका आंसर है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि सबसे पहले क्या रहती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे ओपन होता है, ट्यूबुला इरेक्टी। ट्यूबुला इरेक्टी ओपन होने के बाद वहाँ पे आगे क्या होता है, रीटे टेस्टिस में ओपन होने के बाद कहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद वासा डिफरेंशिया कहाँ पे ओपन होता है,
यहाँ पे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट वहाँ पे कैपुट काउ कॉर्पस एंड नीचे काउडल। तो ये आपको सीक्वेंस याद रह जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या था। तो टेस्टिस टू एपिडाइमिस इसका आंसर है। ओके, यहाँ पे भी हमारे सर ने एक्सप्लेन किया था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला इरेक्टी, रीटे टेस्टिस, ये वासा डिफरेंशिया एंड एट एपिडिडाइमिस। इसको ही कट कर दे तो स्पर्म टेस्टिस टू एपिडाइमिस में नहीं जा सकेगा। 3 आंसर इसका। तो थैंक यू बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल लेक्चर। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट हाउ आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट वीडियो का लेक्चर था इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यदि मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। मैं उस गलतियों को अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। और सॉरी यार बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। इस बार मैं गाँव की तरफ आया था, इसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है। अगली बार मैं इसकी थोड़ी सी केयर लूँगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको पता नहीं। और अभी जो अपनी 2021 में एग्ज़ाम आने वाली है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। एंड शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। सो ओके बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।